नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, या फिर इसे बोलते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और आज उसका है लेक्चर नंबर 7। जो लोग आज इस लेक्चर को देखने के लिए आए हैं तो उनके लिए आज क्या है हमारे पास? आज है सर हमारे पास साइक्लोट्रॉन। पहले हम साइक्लोट्रॉन के बारे में पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग जो है, कैलकुलेशन, सारा कुछ डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम करंट कैरिंग वायर को रखेंगे तब उस पर क्या फोर्स लगेगा उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए भाई करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। तो आज हमें क्या करना है ये देख लिया हमने, अब शुरुआत करते हैं। आ गया भैया हमारे पास, क्या आ गया? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन आ गया है भैया। क्या करता है ये साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई वेलोसिटीज। लेकिन इससे पहले सुनो, ये आपके लिए नीट के लिए है भैया। ये काला रंग चल रहा है, अरे नीट के लिए है भैया, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड में नहीं है ये, लेकिन नीट के लिए आपको ये जरूर करना है। और बाकी जिसके भी बोर्ड में हो तो वो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई वेलोसिटीज। चार्ज पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी पे रखने के लिए इसका यूज होता है। हाई वेलोसिटी क्यों चाहिए सर? हो सकता है किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज करना हो सकता है किसी रिएक्शन में चार्ज पार्टिकल की हाई वेलोसिटी चाहिए हो, उसको जाके किसी और से टकराना हो, ठीक है ना। काफी सारे यूज हो सकते हैं भाई। इसका काम क्या है? चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी करके देना, उसके बाद चार्ज पार्टिकल उसका यूज जैसे मर्जी करे भैया, ठीक है ना। तो इट इज अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई वेलोसिटीज। कुछ आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, कंस्ट्रक्शन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं वो मैं आपको जरा यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले तो नॉर्थ और साउथ, एन और एस जो है, ये दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ये दो परमानेंट मैग्नेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं एन और एस के रूप में। आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे एन और एस के रूप में दो परमानेंट मैग्नेट्स। दो परमानेंट मैग्नेट्स, एन ऊपर वाला देख रहे हो आप, एन ऊपर वाला और एस नीचे वाला, एन ऊपर वाला और एस नीचे वाला। दो परमानेंट मैग्नेट्स आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं भाई, ठीक है ना। दो परमानेंट मैग्नेट्स आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो एन से एस तक, एन से एस तक क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी भैया। एन से एस तक क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से साउथ, परमानेंट मैग्नेट्स के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है भाई। परमानेंट मैग्नेट्स से बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है ना, ये कोई परमानेंट मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है। ये कोई दूसरा परमानेंट मैग्नेट है, ये उसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है भाई। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख देता हूं यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कि मैंने आपको यहां पे दिखा भी दी, ठीक है जी। तो जिन लोगों को नहीं पता कि नॉर्थ से साउथ होती है वो याद रखें कि नॉर्थ से साउथ होती है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर आता है जिसके अंदर हम बार मैग्नेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा भी कि बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ होती है। फिलहाल के लिए आप इसको याद भी रख सकते हो, जिन लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, ओके। उसके बाद यहां पे दो डी दिख रही होंगी आपको। बचपन में आपने डी यूज करी है, बचपन में आपने डी यूज करी है, तो आपको ये दो डी दिखाई दे रही हैं। दो आपको डी दिखाई दे रही हैं बेटा, D1 और D2। यहां पे दो आपको डी दिखाई दे रही हैं। D1 और D2 इनके नाम हैं, दो कंडक्टिंग डीज हैं ये। डी समझते हो, अंदर से खाली हैं ये, मोटी मोटी दिखाई दे रही है ना, मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं, अंदर से खाली हैं ये, ठीक है ना। ये आपको जो दिखाई दे रही हैं ये आपको D1 दिखाया गया है। एक D1 है और एक दूसरी D2 है, ठीक है ना। एक D1 और दूसरी D2। तो ये अंदर से खाली है, ये D1 और D2 नहीं बना रहा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो बना देता हूं आप लोगों के लिए यार। तो ये D1 और D2 दो डीज हैं, D1 और D2 दोनों डीज हैं। तो D1 और D2 डी की शेप की हैं,
तो इसीलिए इनको डी बोलते हैं। टू कंडक्टिंग डीज, टू कंडक्टिंग हॉलो डीज, टू कंडक्टिंग हॉलो डीज, ये दो कंडक्टिंग हॉलो डीज हैं भाई, टू कंडक्टिंग हॉलो डीज हैं, हॉलो डीज, ठीक है ना, दो कंडक्टिंग हॉलो डीज हैं, ये दो कंडक्टिंग हॉलो डीज हैं। क्लियर है? बहुत क्लियर है। अच्छा जी, ये D1 और D2 हैं, ये D1 और D2 हैं, दो कंडक्टिंग हॉलो डीज। इसमें यहां पे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, यहां पे बिल्कुल इन डीज के सेंटर पे, बिल्कुल इन डीज के सेंटर पे एक चार्ज पार्टिकल का सोर्स है, एस या चार्ज पार्टिकल सोर्स, चार्ज पार्टिकल सोर्स। यहां से चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे, यहां से चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे, तो ये चार्ज पार्टिकल का सोर्स है, ये चार्ज पार्टिकल का बिल्कुल बीच में सोर्स है। जिन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाना है वो चार्ज पार्टिकल यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, ठीक है जी। इन दोनों डीज को आपस में कनेक्ट कर रखा है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, इन दोनों डीज को आपस में कनेक्ट कर रखा है एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से। ये देखो मैंने यहां पे आपको दिखाया है, ठीक है ना, इस डायग्राम में ये देखो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से मैंने आपको यहां पे कनेक्ट किया है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर अभी बाद में आएगा, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में करंट कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। ऐसे करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, जो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब अपनी डायरेक्शन रेगुलर इंटरवल पे चेंज करता रहता है। तो यहां पे जो हमने दोनों डीज को आपस में कनेक्ट किया है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्ट किया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। हमारे घरों में भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही आता है, ठीक है ना। तो इसको यहां पे अभी हमने कनेक्ट किया है। ये क्या चीज है अभी मैं आपको बता देता हूं। ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, या इसको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, या इसको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसका मतलब क्या है? ये इसका सिंबल है बेटा, ये इसका सिंबल है, ये देख रहे हो, ये साइन का ग्राफ बना हुआ है, ये साइन का ग्राफ है, गोल चक्कर के अंदर साइन का ग्राफ है ये, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एसी सोर्स या हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मैंने आपको दिखा रखा है, जो दोनों डीज के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू डीज, कनेक्टेड टू डीज, जो दोनों डीज के साथ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है जी। जो दोनों डीज के साथ कनेक्टेड है, हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, मतलब बहुत जल्दी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, ठीक है ना, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में बात अभी करेंगे। अच्छा जी, तो ये चीजें हो गई। और क्या क्या चीजें हैं सर इसमें? ये W जो आपको दिख रही है, ये एक विंडो है जिसमें से चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा। एक्सेलरेट होने के बाद जब उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो इस D के अंदर एक हल्की सी विंडो बना रखी है, दिखाई दे रही होगी आपको। इस D के अंदर हल्की सी एक विंडो बना देंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपके सामने ये इसको विंडो को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये विंडो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, जिसमें से चार्ज पार्टिकल बाहर निकल करके आएगा और यहाँ पे वो आके टकराएगा। जहां पे वो आके टकराएगा उसको बोलेंगे टारगेट, जहां पे वो आके टकराएगा उसको बोलेंगे टारगेट। जिस भी काम के लिए इसको यूज करना है उसको हम टारगेट बोल देंगे, ठीक है ना। किसी से टक्कर मारनी है, किसी से कोलिजन करना है, तो उसको टारगेट बोल देंगे, ठीक है ना। जिस भी चीज के लिए यूज होना है तो उसको हम टारगेट बोल देंगे, ठीक है जी। बाहर निकलने के बाद ध्यान से सुन लो दोबारा, नॉर्थ और साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट्स है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है। D1 D2 दो हॉलो कंडक्टिंग डीज हैं, ठीक है ना। इन दोनों डीज को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से या एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। यहाँ पे एक S जो है वो चार्ज पार्टिकल का एक सोर्स है, ठीक है ना। S इज द सोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो बिल्कुल बीच में पड़ा होगा, जिसमें से चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, जो चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। ये चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने वाला एक
सोर्स है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर ये चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से विंडो में से निकलेंगे एक्सेलरेट होने के बाद, ठीक है ना, एक्सेलरेट होने के बाद इस विंडो में से निकलेंगे और टारगेट को जाके हिट करेंगे। ये कैसे एक्सेलरेट होंगे, ये गोल चक्कर से क्या दिखा रखे हैं इसके अंदर, कुछ लाइंस आपको दिखाई रखी होंगी। सर ऐसी लाइंस ये क्यों दिखा रखी हैं, इसके बारे में अभी तो डिटेल्ड डिस्कशन होगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन समझाई है कि ऐसा ऐसा इसमें होता है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसमें ऐसा ऐसा होता है। अच्छा, अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे। कंस्ट्रक्शन तो हो गई, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इट यूजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन कॉम्बिनेशन। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज करता है इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द वेलोसिटी और एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी या एनर्जी, क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी भैया। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अगर वेलोसिटी यानी कि v बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करके ये किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और एनर्जी को इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करती है चार्ज पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट करती है चार्ज पार्टिकल्स को व्हाइल पासिंग थ्रू द गैप बिटवीन द डीज। जब वो डीज के बीच के गैप में आते हैं, डीज के बीच में ना आपस में एक गैप है भाई, डीज के बीच में आपस में एक गैप है, तो जब चार्ज पार्टिकल इस गैप के बीच में आता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स द चार्ज पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द गैप बिटवीन द डीज। ये कैसे करती है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, अभी तो सिर्फ मैं समझा रहा हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड मैग्नेटिक फील्ड हेल्प्स द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन सेमी सर्कुलर पाथ। और मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल्स को सेमी सर्कुलर पाथ में रोटेट होने में मदद करती है। कैसे करती है, क्या करती है, ये सारी बातें अभी डिस्कशन करना है, ठीक है ना। अभी ये क्या लिखा हुआ है इसमें से अभी सिर्फ आपको आधा ही समझ में आया होगा अगर आप इस चीज को पहली बार पढ़ रहे हो। आधा क्या, बहुत ही मतलब आपको 25-30% चीजें पता लगी होंगी। जो पहली लाइन है वो आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। अब जब हम डिटेल्ड में वर्किंग पढ़ेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए भैया डिटेल में वर्किंग पढ़ते हैं इसकी। देखो वर्किंग में सबसे पहले आप इसका टॉप व्यू बनाइए। टॉप व्यू यानी कि आप इसे ऊपर से देख रहे हैं। टॉप व्यू का मतलब आप इसे ऊपर से देख रहे हैं। देखो भैया पहले तो आप ये समझो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। और ध्यान से देखना डीज कैसे रखी हुई है, मेरी तरफ देखो, यहां पे ये क्या है, डी, ये 2 डी रखी हुई हैं, ऐसे रखा हुआ है। मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कैसे है। ये 2 डीज रखी हुई हैं, दोनों के बीच में कुछ गैप है। ऊपर इसके नॉर्थ पोल है और नीचे इसके साउथ पोल है। ऊपर इसके नॉर्थ पोल है और नीचे इसके साउथ पोल है। मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, ठीक है ना। ऊपर से देखने पे ये डीज दिखाई देंगी, मुझे देंगी। ऊपर से मैं डीज को देख रहा हूं तो मैं ऊपर से टॉप व्यू में डीज को सर्कुलर बना देता हूं। स्पष्ट रूप से हमें ये डीज जो है वो सर्कुलर दिखाई देंगी ऊपर से देखने पे। लो ये 2 डीज ऊपर से देखने पे मुझे स्पष्ट रूप से सर्कुलर दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, बीच में पॉइंट है जो कि चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक। और ये D1 है और ये D जो है वो D2 है और इनको कनेक्ट किया है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। इसका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। ये टॉप व्यू से देखने पे ये स्पष्ट रूप से आपको सर्कुलर दिखाई दे रही है। मैं टॉप व्यू से देख रहा हूं, ये स्पष्ट रूप से मुझे सर्कुलर डीज दिखाई दे रही हैं। अच्छा जी, अब सुनिएगा, जब मैं ऊपर से देख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड मेरी आंखों से दूर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी आंखों से दूर जा रही है। ध्यान से सुनना, ये मैं आपको, ये है फ्रंट व्यू, ये है फ्रंट व्यू, सामने से देख रहे हैं, सामने से। सामने से देखने पे मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, नीचे। आप कहोगे नीचे जा रही है, ठीक, ओके। अब मेरे नजरिए से देखो,
मैं इसको देख रहा हूं ऊपर से, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नीचे। तो मैं जब इसको ऊपर से देख रहा हूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड मेरी आंखों से दूर जा रही है? क्या मैग्नेटिक फील्ड, मैं ऐसे देख रहा हूं बेटा, मेरी नजरें ऐसे हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड मेरी नजरों से दूर जा रही है? बोलो भैया, क्या दूर जा रही है मेरी नजरों से मैग्नेटिक फील्ड? बिल्कुल दूर जा रही है। अब समझो, अगर मेरी नजरों के पास आ रही होती तो मतलब ऊपर की तरफ होती, मेरी नजरों से दूर जा रही है मतलब नीचे की तरफ है। अब आप इस स्क्रीन को देखो, अब आप इस स्क्रीन को देखो, स्क्रीन पे आपकी नजरें, स्क्रीन पे नजरें जमाओ, और जब जैसा कि मैंने देखा वैसे देखने की कोशिश करो। मुझे क्या दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी आंखों से दूर जा रही है। आपको भी यही दिखना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी आंखों से दूर जा रही है। तो पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? क्रॉस। स्क्रीन से टॉप व्यू में देख रहे हैं, क्रॉस का मतलब क्या है? अंदर की तरफ। ये देखो, ये डायरेक्शन है जो आपकी आंखों की तरफ आ रही है, डॉट। जो डायरेक्शन आपकी आंखों की तरफ आए उसे क्या बोलते हैं? डॉट। डॉट क्या बोलते हैं? डॉट बोलते हैं। और जो आपसे दूर जाए उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस। तो मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी आंखों से दूर जा रही है, तो इसको मुझे क्या बोलना चाहिए? क्रॉस। मेरे नजरिए से देखो, मेरी आंखों से देखने की कोशिश करो तो ये क्रॉस दिखेगी। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? दिस इज द, है ऐसी, बस नजरिए की बात है, नजरिए की बात है। मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मेरी आंखों से दूर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब उस चीज को मैं यहां पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं तो स्क्रीन पे उसी चीज को क्रॉस से शो करेंगे। स्क्रीन पे उसी चीज को किससे शो करेंगे? क्रॉस से, कि भाई मेरी आंखों से, मैं ऐसे देख रहा हूं ना, मेरी आंखों से दूर जानी चाहिए, दूर जानी चाहिए तो अंदर की तरफ जाएगी। क्लियर? ओके। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है इसकी वजह से इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, चेंज होता रहेगा। ठीक है ना? ये चेंज होता रहेगा। एसी सोर्स जो है ये ऐसे ही होता है, आधा साइकिल इसका पॉजिटिव होता है और आधा साइकिल नेगेटिव होता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स में हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल पॉजिटिव, अदर हाफ नेगेटिव, अदर हाफ नेगेटिव। तो ये वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ होता है। ठीक है ना? ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स में तो आधा साइकिल पॉजिटिव आधा साइकिल नेगेटिव। अब इसमें देखो, मान लेते हैं कि जिस पल हमने इसको देखना शुरू किया उस पल यहां पे इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। ठीक है ना? इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, और यहां पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है भाई। ठीक है ना? आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। इधर क्रॉस, इधर प्लस, इधर माइनस। ठीक है ना? प्लस माइनस और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब इधर प्लस होने का मतलब क्या है? कि ये वाली डी पॉजिटिव है और ये वाली डी नेगेटिव है। ये वाली डी पॉजिटिव है और ये वाली डी नेगेटिव है। अच्छा जी, अच्छा। अब क्या होगा? ये मान लो यहां से सोर्स में से पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ। सोर्स में से कौन प्रोड्यूस हुआ? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ। वो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा? कौन सी डी की तरफ जाएगा? बताओ। सपोज करो कि एस सोर्स में से सोर्स प्रोड्यूसेस पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज किस डी के अंदर जाएगा पहले? ये चार्ज किस डी के अंदर जाएगा पहले? बताओ, किस डी के अंदर जाएगा? नेगेटिव वाली डी के अंदर। तो ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव डी के अंदर घुस गया, घुस गया। जैसे ही डी के अंदर घुसा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना? अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे ही डी के अंदर घुसा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट खत्म हो जाएगा।
पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान से सुनिएगा, क्यों खत्म हो जाएगा वो बता रहा हूं। ये वाली डी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। क्या पॉजिटिव से नेगेटिव क्या प्रेजेंट होगी भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। मानते हो इस बात को, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। तो ये चार्ज नेगेटिव वाली डी के अंदर घुस गया। डी कैसी है, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगी, ठीक है ना, यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, ठीक जी। हॉलो कंडक्टिंग डी है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल अंदर गया, अंदर सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये चार्ज पार्टिकल अंदर गया, ठीक है ना, ये चार्ज पार्टिकल अंदर गया। जैसे ही अंदर गया, अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स साथ की साथ लगेगा, ठीक है ना। मतलब ये बहुत ही छोटा गैप है, बहुत ही छोटा गैप, वेरी वेरी स्मॉल गैप, ये बहुत ही स्मॉल गैप है, तो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या इस स्मॉल गैप पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, जब चार्ज पार्टिकल इस स्मॉल गैप में है तो क्या मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, लग रहा है भाई, ठीक है ना। लेकिन इतना वक्त ही नहीं मिलेगा लगने का, क्योंकि ये गैप ही बहुत छोटा है, बहुत छोटा गैप है, बहुत नैरो गैप है। अच्छा, तो ये चार्ज पार्टिकल, अब ध्यान से सुनना, ये चार्ज पार्टिकल यहां से प्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव चार्ज है, किस तरफ जाएगा, नेगेटिव डी की तरफ जाएगा। जैसे ही डी के अंदर एंटर हो गया, अब इस पे अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, फोर्स ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी इस तरफ है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऊपर, यानी कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर हुआ तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लग गया, और इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ही सर्कल में घूम जाएगा भाई, समझ गए, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ही सर्कल में घूम जाएगा। अब लेकिन ये तो सेमी सर्कल है, डी तो सेमी सर्कुलर है, सर्कुलर तो नहीं है, तो इसके बाद ये इसमें से आएगा बाहर। जैसे ही ये इसमें से बाहर आएगा, हम उसी समय इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट कर रखी होगी कि उसी समय हम इसको उल्टा कर देंगे। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, उसी समय इसको कर देंगे नेगेटिव और इसको कर देंगे पॉजिटिव। इसको गोल चक्कर से दिखा देता हूं मैं, गोल चक्कर से दिखा देता हूं। तो पहले वाले भी साइन बने रहने देता हूं और अब वाले साइन उल्टे दिखा देता हूं। तो इधर नेगेटिव हो गया, जैसे ही उसमें से बाहर आया, अब ये इस डी की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस डी की तरफ अट्रैक्ट हो गया। जैसे ही ये बाहर आया तो इतने छोटे से पोर्शन में इस पे क्या लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी। क्या लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगी यानी कि फोर्स लगा, फोर्स लगा यानी कि ये एक्सेलरेट हुआ, ठीक है ना। एक्सेलरेट हुआ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी, और अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा भाई। रेडियस क्या होता है, mv बाय क्यूबी। तो v इज इक्वल्स टू क्यू बी आर बाई एम, v इज इक्वल्स टू क्यू बी आर बाई एम, v इज इक्वल्स टू क्यू बी आर बाई एम। तो जैसे ही ये इस गैप के अंदर आया, जैसे ही ये इस गैप के अंदर आया, इसमें क्या लग गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी भैया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी। तो जैसे ही ये इस गैप के अंदर आया, इसमें क्या लग गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से अब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे क्या लगेगा भैया, फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है बेटा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स की वजह से क्या आएगी, एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आई, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम है, तो रेडियस बढ़ गया। रेडियस बढ़ गया तो यहां पे जैसे ही वो इधर एंटर होगा तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा। अब ये बड़ा रेडियस फॉलो करेगा, फिर सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो गया, क्योंकि पूरा सर्कल तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। फिर यहां से बाहर जाएगा, जैसे ही यहां से बाहर जाएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी,
फिर अब पोलैरिटी फिर चेंज कर देंगे, जैसे ही ये यहां पे बाहर आया पॉजिटिव नेगेटिव फिर चेंज कर देंगे, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, फिर उधर घुस जाएगा ये, फिर रेडियस बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे करते 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 इसका रेडियस जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ऐसे करते 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 इसका रेडियस इंक्रीज होता चला जाएगा और इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। यही इसका मूल मंत्र है, यही इसका मूल मंत्र है जो मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको फिर यहां पे लेके चलता हूं कि भैया दोबारा एक बार मैं बना देता हूं कि क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो चलिए भाई दोबारा बनाता हूं मैं इसको, देखिएगा ध्यान से जो मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पे। यहां पे सोर्स है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हमने लगाया, ये इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो वो नेगेटिव डी के अंदर जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये डी पॉजिटिव है ये डी नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। तो ये नेगेटिव डी के अंदर जाएगा, जैसे ही जाएगा क्योंकि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो V क्रॉस बी फोर्स लगेगा ऊपर, V क्रॉस बी फोर्स लगेगा कहां, ऊपर, यानी कि ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना, ऐसे घूम जाएगा। जैसे ही वो दोबारा इस गैप में आएगा, जैसे ही वो दोबारा इस गैप में आएगा, हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इस हिसाब से सेट कर रखी होगी कि वो उसी टाइम अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, उसी टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसी टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये चार्ज पार्टिकल इस डी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इस डी, अब ये वाली डी नेगेटिव चार्ज हो चुकी है। फिर जैसे ही इस डी के अंदर जाएगा उसका रेडियस बढ़ जाएगा, फिर ये दोबारा इस डी के अंदर जाएगा, फिर पोलैरिटी फिर उल्टा हो जाएगी जैसे पहली थी, तो फिर ऐसे जाएगा, फिर रेडियस बढ़ जाएगा, फिर पोलैरिटी फिर उल्टा हो जाएगी तो इस डी के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे चलते चलते करते करते फिर और बढ़ जाएगा रेडियस। ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक इसका रेडियस, चार्ज पार्टिकल के मोशन का रेडियस बढ़ते बढ़ते डी के रेडियस के बराबर नहीं आ जाता। जैसे ही ये डी के रेडियस के बराबर आ जाएगा, यहां पे एक विंडो लगी होगी, जहां पे एक विंडो लगी होगी, जैसे ही ये डी का अपना, भाई ये डी का अपना कुछ रेडियस होगा, मान लो कि ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ डी या रेडियस ऑफ डीज बोल लो, दोनों डीज का यही रेडियस है, ठीक है ना। तो ये बढ़ते बढ़ते ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि डी से बड़े साइज का रेडियस तो बन ही नहीं सकता, तो जितना साइज डी का है उससे बड़े साइज का रेडियस नहीं बन सकता, तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। यहां से ये विंडो से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो गया। अब हुआ क्या है वो समझो पहले, ठीक है ना। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन आती है फोर्स बाय मास, यानी कि क्यू ई बाय एम, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस, चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज कर जाती है एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है ना। एक्सेलरेशन हुई है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज कर गई। अब अगर स्पीड इंक्रीज करी है तो हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है, mv बाय क्यू बी होता है, रेडियस का फॉर्मूला यहां पे mv बाय क्यू बी होता है भाई, ठीक है ना। सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस का फॉर्मूला mv बाय क्यू बी होता है। ये कैसे आता है ये मैं आपको अगले पेज पे बता भी सकता हूं, यहां पे भी बता देता हूं।
जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, मान लो वो v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, m उसका मास है, q उसका चार्ज है, तो उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स वो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। ठीक है ना, मान लेते हैं इसका रेडियस r है, तो उस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा, और यहां पे होगा साइन 90, यहां पे होगा साइन 90, QVB साइन 90, V ऊपर है ऐसे मान लो और B अंदर की तरफ है, ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। ठीक है जी, ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो QVB साइन 90 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इसको mv स्क्वायर बाय r के बराबर रखेंगे। साइन 91 होता है तो QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, अभी दोबारा बता रहा हूं। ठीक है ना, तो इससे हम रेडियस डिराइव कर लेते हैं, एक v से एक v कट जाएगा, तो रेडियस डिराइव कर लेते हैं mv बाय QB, इससे हम रेडियस डिराइव कर लेते हैं mv बाय QB। ठीक, तो ये रेडियस हमारे पास यहां पे आ गया है। अब इस रेडियस की वजह से हुआ क्या कि भाई अगर आपकी स्पीड इंक्रीज हुई है तो रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्पीड इंक्रीज हुई है तो रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पे r है, यहां पे v है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो अगर आपकी स्पीड इंक्रीज हुई है तो रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए हर बार जब ये गैप के अंदर आता है, हर बार जब ये गैप के अंदर आता है तो इसका रेडियस बढ़ जाता है, हर बार जब ये गैप के अंदर आता है तो इसका रेडियस बढ़ जाता है। ठीक है जी, every time charge particle comes in the gap between D's के गैप के बीच में आता है तो उसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है, उसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है, उसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये काम करती है। अब देखो, मैं प्रिंसिपल पे जाओ, जो मैंने आपको बोला था, क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स द चार्ज पार्टिकल्स व्हाइल पासिंग थ्रू द गैप बिटवीन द डीज एंड मैग्नेटिक फील्ड हेल्प्स द चार्ज पार्टिकल्स टू मूव इन सेमी सर्कुलर पाथ। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सेमी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। सर सर्कुलर पाथ में क्यों नहीं रिवॉल्व कर पाते, अरे भैया सर्कुलर, अगर सर्कल होता पूरा तो सर्कल में रिवॉल्व करते, अभी सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में करने का। ठीक है जी, तो सेमी सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व करेंगे ड्यू टू किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसकी वजह से अब जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ता चला जाता है, वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, तो इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी भी आती चली जाती है। ठीक है ना, यही इसका मूल मंत्र है। और उसके बाद जब इसका रेडियस, व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, radius of circular path of charge particle becomes equal to radius of d, जो कि कैपिटल R है। चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, स्मॉल r। जब ये इसके बराबर हो जाएगा then it is ejected out through a window। तब इसको विंडो के थ्रू इजेक्ट कर लिया जाएगा, तब इसको विंडो के थ्रू इजेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये पूरी कहानी है भैया। ठीक है ना, इसको विंडो के थ्रू इजेक्ट कर लिया जाएगा। तो जो जो भी मैंने समझाया है वो पूरा पूरा लिख दिया गया है। ठीक है ना, देखो सिंपल सी बात है, चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ,
प्रोड्यूस होके एक डी के अंदर गया, सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, फिर बाहर आया, जैसे ही बाहर आया फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, दूसरी डी के अंदर चला गया, फिर से सेमी सर्कुलर पाथ गया, फिर से बाहर आया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, फिर से एक्सेलरेट हुआ, फिर से वेलोसिटी बढ़ी, फिर दूसरी डी के अंदर गया, फिर से बढ़ गया रेडियस, ठीक है ना, फिर से सेमी सर्कुलर पाथ। तो ऐसा करते करते जब तक वो डी के रेडियस के बराबर नहीं आ जाता तब तक उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे ही निकाल लेंगे, जैसे ही डी के रेडियस के बराबर आ गया उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस, हम उसको विंडो के थ्रू बाहर निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है ना, हम उसको विंडो के थ्रू क्या निकाल पाएंगे? बाहर निकाल पाएंगे। तो आई होप ये चीज आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गई होगी, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है, या डाउट का कोई चांस ही नहीं है, ना कोई गुंजाइश है ना कोई चांस है। ठीक, ओके। कैलकुलेशन, अब इसकी कैलकुलेशन क्या है आइए देखते हैं। सुनो, सबसे पहली बात, मेन बात मुद्दे की बात है कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा हुआ है ये अपनी पोलैरिटी उसी समय चेंज करेगा जिस समय चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे गया हुआ है, अब बाहर आने वाला है ये चार्ज पार्टिकल, तो ये चार्ज पार्टिकल जिस समय बाहर आएगा उसी समय इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद ये चार्ज पार्टिकल फिर सर्कल में रोटेट करेगा और जैसे ही बाहर आएगा इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो कि ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही बाहर आ रहा है ईच टाइम, तो उसी समय ये जो पोलैरिटी है ये चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो एवरी टाइम चार्ज पार्टिकल comes in gap, the polarity of oscillator changes। तो ऑसिलेटर की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है, तो द पोलैरिटी ऑफ ऑसिलेटर चेंजेस। उसी समय ऑसिलेटर की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई, या ऐसे ही बोल दें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, बस सिंपल बोल देते हैं। और इसे ही हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब देखो, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है ना, तो v वेलोसिटी से घूम रहा है, रेडियस r है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई r डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड एक चक्कर का टाइम, यानी कि टाइम पीरियड। तो 2 पाई, रेडियस की वैल्यू mv बाई क्यूबी, ये करवा चुका हूं मैं पहले, ठीक है ना, ये करवा चुका हूं मैं, फिर करवा रहा हूं, ठीक है ना, जो लोग बच्चे नए हैं। तो 2 पाई r बाई वी, भाई इसका टाइम पीरियड निकालना है, कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 2 पाई r बाय स्पीड, r की वैल्यू रख दी, v से v कट गया, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई m बाय क्यूबी है। टाइम पीरियड है 2 पाई m बाय क्यूबी, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि फ्रीक्वेंसी उल्टा होती है क्यूबी बाय 2 पाई m। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्यूबी बाय 2 पाई m होती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, और कितनी? क्यूबी बाय 2 पाई m। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, और कितनी है? क्यूबी बाय 2 पाई m। क्यूबी बाय 2 पाई m
ये ना तो रेडियस पे डिपेंड करती है और ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। इसकी खास बात, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड स्पीड या वेलोसिटी, जो भी कहना है वो कह लो, दोनों पे ही डिपेंड नहीं करती। देखो दोनों ही इस फॉर्मूले में नहीं आ रहे हैं। ना तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में आपको रेडियस दिखाई दे रहा है, ना ही स्पीड दिखाई दे रही है। यानी कि इसका रेडियस चाहे जितना मर्जी बढ़ता रहे, देखो ये फायदे की बात है हमारे लिए। इसका रेडियस बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे मूव कर रहा है इसका रेडियस बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है ना। जैसे जैसे जितनी बार ये गैप में आएगा उतनी बार इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन उससे हमारी फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उससे हमारी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि फ्रीक्वेंसी वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, और वही हमारे पास ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। तो ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवानी पड़ेगी हमें। जो भी हमारे चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होगी QB/2πm, वही हमें ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी। तभी क्या होगा, इन दोनों की आपस की फ्रीक्वेंसी में मैचिंग होगी कि भाई जिस समय ये चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, गैप में आएगा, उसी समय पोलैरिटी चेंज होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, तो हो सकता है चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाए लेकिन अभी तक पोलैरिटी चेंज ही नहीं हुई। समझ पा रहे हो? तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी भैया, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर चार्ज पार्टिकल का मोशन रैंडम सा हो जाएगा, फिर ऐसे सिमेट्रिक सा मोशन नहीं बनेगा, रिदमिक मोशन नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो इसीलिए जिस समय चार्ज पार्टिकल गैप्स में आए उसी समय पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। इसके लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करनी चाहिए। यह फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, इसीलिए नहीं, और इसी फ्रीक्वेंसी को ही हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन कहते हैं। और यह फ्रीक्वेंसी ना तो रेडियस पे डिपेंड करती, ना ही स्पीड पे डिपेंड करती। यानी कि जितनी मर्जी उसकी स्पीड बढ़ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जितनी मर्जी उसकी स्पीड बढ़ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आई बात? क्लियर है? बोलो भैया क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, अब आता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड कितनी हो सकती है। अब मैं K मैक्स निकालूंगा, इसका मतलब होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी वेलोसिटी दोनों बढ़ानी है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड थ्रू साइक्लोट्रॉन, अटेन्ड थ्रू साइक्लोट्रॉन। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv², ठीक है ना। तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसमें वेलोसिटी भी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, 12mv मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है ना, 12mv मैक्सिमम का स्क्वायर। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो हमें वेलोसिटी भी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है ना। हमें पता है कि रेडियस जो होता है चार्ज पार्टिकल का वो mv/qb होता है। चार्ज पार्टिकल का रेडियस mv/qb होता है, तो v की वैल्यू आ गई qbr/m। अब ज्यादा से ज्यादा, अब जैसे हमें पता है रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। भाई रेडियस के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी के बढ़ने से रेडियस बढ़ रहा है, वाइस से वर्सा, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा वेलोसिटी, ठीक है ना। तो रेडियस v इज इक्वल टू qbr/m, रेडियस बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगा। अब रेडियस ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, रेडियस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल R हो सकती है, दैट इज द रेडियस ऑफ d, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो यानी कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम मुझे निकालनी होगी तो उसके लिए मुझे रेडियस की भी मैक्सिमम वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना। देखो यहां पे v क्या है, qbr/m, तो v मैक्सिमम क्या होगा, qbr मैक्सिमम बाय m, और स्मॉल r मैक्सिमम है क्या, कैपिटल R। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये हो सकती है भाई, ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनेबल है साइक्लोट्रॉन के अंदर, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनेबल है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम आ जाएगी, 12mv मैक्सिमम का स्क्वायर, v मैक्सिमम का स्क्वायर। तो v मैक्सिमम आपको पता ही है, 12mv मैक्सिमम, देखो q² b² r² बाय m², ठीक है ना। एक m से एक m कट जाएगा
तो K मैक्सिमम क्या बनेगा, देख लो जरा, Q स्क्वायर B स्क्वायर कैपिटल R का स्क्वायर बाय 2m। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है भाई, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो साइक्लोट्रॉन के द्वारा अटेन हो सकती है। और कैपिटल R किसका रेडियस है, D का। कैपिटल R किसका रेडियस है, D का रेडियस है भाई। Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m। समझ में आई बात, समझ में आई, बोलो भाई। ठीक है जी। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, थोड़ा सा समराइज कर देता हूं बेटा मैं। समरी में आपको कौन सी चीजें याद रखनी है, पहली बात तो रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, mv/qb। ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए रेडियस तभी बढ़ेगा अगर स्पीड बढ़ेगी, या स्पीड तभी बढ़ेगी अगर रेडियस बढ़ेगा। रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू d के रेडियस के बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर दोनों आपस में क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। qb/2πm, qb/2πm, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। इसकी वजह से जो अब मैक्सिमम वेलोसिटी आती है उसमें क्या आएगा, qb कैपिटल R/m आएगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी भैया, ठीक है ना। ये पूरे उसकी समरी है भैया, ठीक है ना, पूरा उसकी समरी है ये जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे किया है ये पूरी उसकी समरी है, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर होना चाहिए आपको और कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। तो कैलकुलेशंस भी मैंने आपको करके दिखा दी, कंस्ट्रक्शन भी आपको बता दी, प्रिंसिपल भी आपको बता दिया, ठीक है ना, सब बता दिया। साइक्लोट्रॉन के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा हमने यहाँ पे खोल दिया है। अच्छा जी, समरी भी हो गई। लिमिटेशंस क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं भाई, साइक्लोट्रॉन को यूज करने की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं उसको देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले पानी पी लेते हैं। आइए पीते हैं पानी। यस, पानी तो पीना बनता है ना। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनचार्ज्ड पार्टिकल्स। भाई जिस पे चार्ज ही नहीं है उस पे फोर्स ही नहीं लगेगा ना, तो भाई चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो, मैग्नेटिक फोर्स QV भी होता है तो वो भी जीरो। तो जिस पे चार्ज ही नहीं है, अनचार्ज्ड पार्टिकल है, उसको क्या घुमा पाएंगे हम सर्कल में, नहीं घूमेगा ही नहीं वो सर्कल में, और ना ही एक्सेलरेट होगा, ना ही सर्कल में घूमेगा, तो उसके लिए कैसे यूज करेंगे। इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट। इट कैन बी यूज्ड फॉर, यहां पे फॉर आएगा, फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोला गया कि सर्टेन लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है ना। एक ना इक्वेशन होती है आइंस्टाइन की इक्वेशन, जो कि छोटे पार्टिकल्स के लिए काफी ज्यादा महत्व रखती है। ये इक्वेशन इसमें जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। m0 जो होता है यहां पे वो रेस्ट मास होता है पार्टिकल का, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। और m जो होता है वो तब का मास होता है जब पार्टिकल मूव कर रहा है, मास व्हेन पार्टिकल इज मूविंग। ये तब का मास है जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। और ये 1 - v²/c², v जो है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल हो गई, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ज्यादा पंगा तब होता है, ज्यादा पंगा तब होता है जब ये चार्ज पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो लाइट के कंपैरेबल होनी शुरू हो जाती है।
भाई साइक्लोट्रॉन करता क्या है, चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड को बढ़ाता है। अब स्पीड बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लाइट के कंपैरेबल आना शुरू हो गई। मतलब जनरली क्या होता है, जनरली मैं जनरली बता रहा हूं, जनरली जो होता है पार्टिकल्स की स्पीड, पार्टिकल्स की स्पीड जनरली v की वैल्यू बहुत कम होती है। जनरली पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो बहुत कम होती है c से। तो v बाय सी का रेशो 1 से बहुत छोटा होता है, v बाय सी का रेशो 1 से बहुत छोटा होता है। तो ये 1 से बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो जनरली जब v बाय सी जो है वो 1 से बहुत छोटा हो गया, तो आप ये देखो 1 m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये जनरली 1 से बहुत कम है, तो ये 1 माइनस 0 लिख सकते हैं। तो यहां पे इस केस में m और m नॉट में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है ना। जनरली जनरली ऐसा होता है कि मास और रेस्ट मास में कोई फर्क नहीं होता, कि चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो चेंज हो जाता है जब वो मूव करता है। कहने का मतलब ये है जनरली हम उस वेरिएशन को इग्नोर करते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं कि इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ये क्या है, ये उसका रेस्ट मास है जब वो रेस्ट पे है, ठीक है ना। ये उसका रेस्ट का मास है, जब वो मूव कर रहा है तो उसका मास कुछ ना कुछ चेंज होता है। लेकिन हम उसके वेरिएशन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि v बाई सी की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं आता। लेकिन अगर स्पीड कंपैरेबल टू लाइट हो जाए, यानी कि हम इसको इग्नोर ना कर पाए, ठीक है ना, when m is comparable, when speed is comparable to light speed, then mass of particle changes। तो पार्टिकल का मास चेंज हो जाता है, हेंस जो हमने फ्रीक्वेंसी लिखी QB बाई 2πm वो चेंज हो जाती है। बस यहीं पे पंगा आता है कि हमने देखो मेन जो साइक्लोट्रॉन का काम है, मेन जो साइक्लोट्रॉन का काम है उसमें मेन फंक्शन क्या है कि फ्रीक्वेंसी मैचिंग होती है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की हम वही फ्रीक्वेंसी रखते हैं जो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि भाई अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, और जब ये इग्नोर नहीं हो पाएगा तो यहां पे मास की वैल्यू हो जाएगी चेंज, और मास की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है QB बाई 2πm। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, पूरा साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल हिल जाएगा। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल यहां पे बाहर आएगा, जैसे ही गैप में आएगा, ठीक है ना, उस टाइम पे साइक्लोट्रॉन की जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज ही नहीं होगी, उसकी पोलैरिटी चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी में आपस में मिसमैच हो जाएगा, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी में और चार्ज की फ्रीक्वेंसी में। समझ पा रहे हो, चार्ज पार्टिकल बाहर जब आएगा तो उस टाइम पे ऑसिलेटर की पोलैरिटी चेंज ही नहीं होगी, और जब ऑसिलेटर की पोलैरिटी चेंज होगी तब चार्ज पार्टिकल बाहर होगा ही नहीं, तब वो अंदर होगा डी के। समझ पा रहे हो, दोनों में क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। इसे बोलते हैं, इस मिसमैच को बोलते हैं आउट ऑफ स्टेप हो जाना। आउट ऑफ स्टेप हो जाने का मतलब कि दोनों के स्टेप आपस में मैच नहीं कर रहे, दोनों के स्टेप आपस में मैच नहीं कर रहे, इसे कहते हैं आउट ऑफ स्टेप हो जाना, आउट ऑफ स्टेप हो जाना। क्लियर हो रही है बात, बहुत बढ़िया। तीसरा, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स एट इट रेडिली गोज आउट ऑफ स्टेप विद साइक्लोट्रॉन। Due to the small mass, the speed of electrons increases rapidly, so there is change in mass and hence change in frequency। जो चीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ देर में होती है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जल्दी हो जाती है। बस सारी बात का मतलब यही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है ना। सेम ही बात मैं इलेक्ट्रॉन के लिए रिपीट कर रहा हूं। देखो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1
इंटू 10 की पावर -31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है भैया, वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन। वैसे तो हमारे लिए तो प्रोटॉन का मास भी बहुत कम है, क्योंकि हम तो अपने रिस्पेक्ट में देखते हैं भाई, मेरा मास है 70 किलो मान लो, वैसे 70 है नहीं भाई, वैसे 70 नहीं है, मान लो कि मेरा मास है 70 किलो, ठीक है ना। तो भैया अब मेरे लिए तो दोनों ही कम है, प्रोटॉन का मास भी कम है और इलेक्ट्रॉन का मास भी कम है, ठीक है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही मास कम है मेरे लिए तो। लेकिन अगर प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 10 की पावर यहाँ पे -27 है, यहाँ पे -31 है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बहुत हल्का है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बहुत हल्का है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बहुत हल्का है। ड्यू टू स्मॉल मास द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस वेरी रैपिडली, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बड़ी जल्दी बढ़ती है, उसको बढ़ने में टाइम नहीं लगता। भाई कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हम यूज कर रहे हैं, उसकी स्पीड को बढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, भारी होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन भारी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भारी नहीं होता भाई, इलेक्ट्रॉन भारी नहीं होता, नेगेटिव चार्ज भारी नहीं होता, तो उसकी स्पीड को बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसकी स्पीड अगर बढ़ गई तो बड़ी जल्दी उसका मास चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सो देयर इज चेंज इन मास एंड हेंस चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो जो चीज, बस ये समझ लो कि जो चीज पॉजिटिव चार्ज के साथ देर में हो रही है, वो चीज नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ बड़ी जल्दी हो जाती है, बस यही बात है, ठीक है ना। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज नहीं करते। देखो अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि घूमेगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगेगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है, क्योंकि उस लिमिट के बाद उसकी वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल हो जाएगी, फिर उसका मास चेंज होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही उसका मास चेंज होना शुरू हो गया, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ स्टेप चला गया वो, ठीक है ना। यही चीज इलेक्ट्रॉन्स के साथ बड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं, उनका मास कम होता है, तो मास कम होने की वजह से जो है बड़ी जल्दी उनकी स्पीड पकड़ते हैं वो, तो जैसे ही वो स्पीड पकड़ते हैं तो उनका मास चेंज हो जाता है, तो इसलिए उनकी भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो ये कहानी है पूरी हमारी लिमिटेशंस की, कि इसकी साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या हैं एक्चुअल में, ठीक है ना, पता होना चाहिए ना कि भाई लिमिटेशंस क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस। ओके, अच्छा जी, ये AIPMT 2012 में आया हुआ सवाल है। An alternating electric field of frequency nu is applied across the Ds of a cyclotron that is being used to accelerate protons, mass जिसका m है। The operating magnetic field B is used in the cyclotron and the kinetic energy K of the proton beam produced by it are given by, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये साइक्लोट्रॉन के ऊपर ही सवाल है, बड़ा आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है, न्यू, ठीक है ना, जिसको हम f बोलते हैं, इसको इन्होंने न्यू बोल रखा है, वो QB/2πm होती है, ठीक। अक्रॉस द डीज, डी का रेडियस कैपिटल R दे रखा है, ऑफ अ साइक्लोट्रॉन दैट इज बीइंग यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का मास m दे रखा है। ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड B इन द साइक्लोट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी K ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय इट आर गिवन बाय, देखो मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और काइनेटिक एनर्जी बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसी फॉर्मूले से आ जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2πm न्यू बाय Q। अब चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, +E, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +E, तो 2πm न्यू बाय E, सीधा सीधा आंसर आ गया। देखो जरा कौन सा ऑप्शन, 2πm न्यू बाय E, 2πm न्यू बाय E, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से होगा भाई, कोई फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हमें मिल गई। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, जो प्रोड्यूस हो सकती है रेडियस ऑफ डी की फॉर्म में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Q² B² R² बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑफ द प्रोटॉन बीम, प्रोड्यूस्ड मतलब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही पूछ रहे हैं, मतलब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही पूछ रहे हैं, जिनको उन्होंने K लिखा है।
तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। लेकिन ये फॉर्मूला तो सर लिखा ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप बस आपको कुछ नहीं करना, आप बी की वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है ना। आप बी की वैल्यू पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आप बी की वैल्यू पुट कर दो, आपका काम जो है वो हो जाएगा, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इधर देखिएगा आप जरा ध्यान से कि मैं यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है ना। या फिर ऐसे देखो, इधर देखो, बी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ये Q इंटू बी है, ये Q इंटू बी लिखा हुआ है। Q इंटू बी जो है वो 2 पाई एम न्यू है। 2 पाई एम न्यू है कि नहीं है भाई? Q इंटू बी जो है वो 2 पाई एम न्यू है, बिल्कुल है। तो बस यहां पे पुट कर दो आप, ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, इसको ऐसा तो लिख सकते हो, ये क्यू बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। बोलो लिख सकते हो? यस सर लिख सकते हैं। तो क्यू बी लिखो 2 पाई एम न्यू का होल स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। थोड़ा दिमाग लगा लिया मैंने, अपनी कैलकुलेशन बचा ली, और कुछ नहीं किया मैंने। वैसे तो मैं बी की वैल्यू रख देता तो एक ही बात थी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये बन गया 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। एक मास से एक मास कट गया और 4 से 2 कट गया, तो ये बन गया 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये रहा आंसर। फोर्थ ऑप्शन में 2 नहीं है भाई, फोर्थ ऑप्शन में 2 नहीं है। तो 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आपका आंसर है भाई। क्लियर है? सिंपल, कुछ भी नहीं किया, सीधा सीधा Q इंटू बी की वैल्यू पुट की है। आप B की वैल्यू वैसे पुट कर दो, Q इंटू बी मत रखो, Q को क्या पुट करो, E पुट करो, और B की वैल्यू ये पुट करो, तब भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, दैट इज द सेम थिंग। क्लियर है जी? तो ये AIPMT 2012 का सवाल था, अच्छा सवाल था, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़नी थी इसमें। आगे आइए अब, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी जो करंट कैरिंग वायर है वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करती है ना, बिल्कुल। अब उस करंट कैरिंग वायर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। अब उस करंट कैरिंग वायर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं भाई, एक्सटर्नल, ठीक है ना। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल। अब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, यानी कि अब खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं उसकी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वजह से अब उस पर फोर्स लगेगा भैया। चलते हुए इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगता है, चलते हुए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, क्यू वी क्रॉस बी। या कोई भी चलता हुआ चार्ज हो तो उस पर फोर्स लगता है, क्यू वी क्रॉस बी। वैसे ही करंट कैरिंग वायर के ऊपर भी फोर्स लगेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है क्या, करंट मतलब चलता हुआ चार्ज, तो उस पर भी फोर्स लगेगा। समझ पा रहे हो? हाँ सुनो, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है आई, ठीक है ना, ये इसकी लेंथ है एल, और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, ठीक है जी। तो ये करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर रखी हुई है, तो इस पे फोर्स लगेगा। उस फोर्स को निकालने के लिए मैं चार्ज पार्टिकल के फोर्स का सहारा लूंगा, अभी दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसको जूम कर रहा हूं मैं, इसको जूम कर रहा हूं भाई, इसको क्या कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं। इस वायर को मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं कि हो क्या रहा है। देखो जरा, इस वायर को जब हम जूम करके देख रहे हैं, तो वायर को जूम करके देखेंगे तो वायर क्या है, एक सिलेंडर।
इस वायर में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे जा रहे हैं। वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी वेलोसिटी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या कौन सी स्पीड होती है? ड्रिफ्ट स्पीड। तो करंट ऊपर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां है? नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। एक वायर के अंदर करंट है, इसका मतलब एक वायर के अंदर के जो बहुत सारे चार्जेस हैं वो चल रहे हैं, चल रहे हैं। और एक चार्ज पे उसके चलने की वजह से क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो सबसे पहले तो उस फोर्स को निकालते हैं। आइए, v नीचे है, वेलोसिटी नीचे है भाई, वेलोसिटी नीचे है। v क्रॉस b, अंदर की तरफ अपने उंगलियों को लेके जाऊंगा मैं, ठीक है ना। अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ लेके जाऊंगा। v क्रॉस b, v क्रॉस b, उंगलियां अंदर की तरफ गई। थंब देखो मेरा किस तरफ आ गया, थंब देखो मेरा किस तरफ आ गया? इस तरफ चला गया। v क्रॉस b, v नीचे, क्रॉस b, v क्रॉस b। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज का है, ये नेगेटिव चार्ज है बेटा। देखो फोर्स क्या होता है, यहां पे फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या होगा? वो होगा माइनस ई वीडी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, माइनस ई वीडी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू की जगह माइनस ई रख दिया, वीडी क्रॉस बी। अब वीडी क्रॉस बी तो ऐसे जा रहा है, ऐसे, लेकिन फोर्स लगेगा इधर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, बाहर भी तो माइनस है, तो उल्टा करना पड़ेगा भाई, उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो इधर लगेगा। समझ पा रहे हो? इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, एफ बी, एक इलेक्ट्रॉन पे। ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं तो सब पे फोर्स इधर लगेगा, और वो सारे फोर्सेस मिला के क्या वायर पे फोर्स आ जाएगा? भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालना आता है, एक चार्ज के लिए फोर्स निकालना आता है। करंट का मतलब क्या है? बहुत सारे चार्जेस। करंट का मतलब क्या है? बहुत सारे चलते हुए चार्जेस। मुझे एक चलते हुए चार्ज पे फोर्स निकालना आता है, करंट का मतलब है बहुत सारे चलते हुए चार्जेस। एक पे निकाल लेता हूं, उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा फोर्स आ जाएगा। टोटल कितना है? अब टोटल कितना है सर, वही तो पंगा है। तो इस वायर को जब मैंने जूम किया है बेटा, तो ये वायर को जूम करके ये सिलेंडर दिखाई दे रही है, तो इसका एरिया ए है, लेंथ एल है। इसकी एक चीज हमें दिखाई दे रही है, नंबर डेंसिटी स्मॉल एन, एक क्वांटिटी होती है नंबर डेंसिटी, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं। नंबर डेंसिटी, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये छोटे एन से डिनोट करते हैं बेटा इसको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को मैं छोटे एन से लिखता हूं, छोटे एन से। तो स्मॉल एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इस सिलेंडर का? ये वायर किसकी तरह दिखाई दे रही है? एक सिलेंडर की तरह। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। भाई वॉल्यूम क्या होगा इसका? एरिया इंटू लेंथ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो भाई ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने कुछ नहीं किया। नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बस। तो बस, तो टोटल फोर्स ऑन वायर, तो फोर्स ऑन वायर क्या होगा? फोर्स ऑन वायर क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन का था, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी,
NaLeVd क्रॉस बी, देखो कुछ नहीं किया मैंने, इस टर्म को मैंने NaL से मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को मैंने NaL से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से इस बात को समझना कि ये क्या बन रहा है, ठीक है ना, शायद आपको कुछ बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फोर्स है वायर पे, FB लिख देता हूं इसको। अब ये क्या बनेगा वो आपको दिखेगा, NeAVd, ध्यान से सुनो, इधर देखो, माइनस तो है ही साथ में, NeAVd ये क्या होता है, NeAVd ये क्या होता है, L अलग है, L अलग है, NeAVd क्या होता है, करंट, NeAVd क्या होता है, करंट होता है। अब यहां पे देखो वेक्टर साइन किस पे लगा है, इधर फोर्स पे वेक्टर लगाता हूं, इधर वेक्टर साइन लगा है Vd पे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगले पेज पे आपको लेके चलता हूं। I इज इक्वल्स टू होता है NeAVd, I इज इक्वल्स टू होता है NeAVd, ठीक है ना, I होता है NeAVd। अब Vd के ऊपर लगा हुआ है वेक्टर साइन, Vd के ऊपर लगा हुआ है वेक्टर साइन, साथ में मैं लेंथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि करंट के ऊपर मैं वेक्टर साइन लगा नहीं सकता। पंगा ये हो गया बेटा कि मैं इधर करंट के ऊपर वेक्टर साइन में लगा नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं, इसके साथ में लेंथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, और अगर इधर के साथ लेंथ मल्टीप्लाई हुई है तो इधर भी तो लेंथ मल्टीप्लाई होगी। उसका फायदा ये हो जाएगा कि मैं लेंथ के ऊपर वेक्टर लगा लूंगा। ये क्या बन गया, IDL या I इंटू एल, ये क्या बन गया, करंट एलिमेंट। IDL को क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। तो ये जो लिखा हुआ है सारा, ये I इंटू एल बन गया बेटा। ये NeAVdL जो लिखा हुआ है, NeAVd लिखा हुआ है, वो तो करंट हो गया, और साथ में L मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या बन गया, क्या बन गया भाई, क्या बन गया, वो करंट एलिमेंट बन गया, ठीक है ना। ये बस मेरा बताने का तरीका है कि हमने यहां पे इस तरीके से इसको लगा लिया है, ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको लगा लिया है, या फिर मतलब इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया है, ठीक। अब ध्यान से इसको यहां पे देखिएगा भाई, NeAVd इंटू एल, NeAVdL, तो ये बन गया I, और I के ऊपर लगा नहीं सकते तो L के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड NeAVd, वो बन गया क्या, I इंटू एल, ठीक है ना। I के ऊपर वेक्टर लगा नहीं सकते तो L के ऊपर लगाएंगे, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। और ये माइनस कहां गया सर, माइनस अपने आप कंपनसेट हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट के उल्टा जा रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं, तो वो अपने आप कंपनसेट हो गया। हमें इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे तो हमने माइनस लगाया था, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं। अब करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अब बस हमें माइनस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कोई भी आवश्यकता नहीं है अब हमें माइनस लिखने की, ठीक है ना। वो माइनस किसकी वजह से था, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से था, माइनस किसकी वजह से था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से था। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बन गया भाई, IL क्रॉस बी, IL क्रॉस बी। NeAVd क्या बन गया, करंट, ठीक है ना, और L तो है ही साथ में, और क्रॉस बी, ठीक है ना। क्योंकि देखो करंट एलिमेंट में, करंट एलिमेंट में जिन लोगों को नहीं पता तो वो ध्यान रखो, L वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। अगर L के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया है तो इसका मतलब वही है कि L वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी, L वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन हो, ठीक है ना, जो करंट की डायरेक्शन हो। क्लियर है जी, इज दैट क्लियर। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज IL क्रॉस बी, IL क्रॉस बी।
मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज आई एल क्रॉस बी, NEAVD, उसको लिख दिया करंट, एल के ऊपर लगा दिया वेक्टर, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, माइनस इस वजह से कंपनसेट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं और करंट ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से अब यहां पे हमें माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज की वजह से लगाया था। तो अब ध्यान से इस बात को समराइज करो। ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा पेज कहां से आया, इसको डिलीट करते हैं। अब ध्यान से इस बात को समराइज करो कि भाई अगर मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे देखना है तो उसका फॉर्मूला होगा QV क्रॉस B, और अगर मैग्नेटिक फोर्स आपको वायर पे देखना है तो उसका फॉर्मूला होगा IL क्रॉस B। अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे देखना है तो उसका फॉर्मूला होगा QV क्रॉस B, और मैग्नेटिक फोर्स अगर वायर पे देखना है तो IL क्रॉस B। और डायरेक्शन कैसे आएगी, L क्रॉस B से। अब डायरेक्शन समझ लो, डायरेक्शन L क्रॉस B से आएगी, डायरेक्शन L क्रॉस B, L क्रॉस B करोगे डायरेक्शन आ जाएगी। सर L की डायरेक्शन क्या लेंगे, जो करंट की डायरेक्शन है। सर L की डायरेक्शन क्या लेंगे, जो करंट की डायरेक्शन है। इसीलिए करंट के ऊपर वेक्टर ना लगा करके मैंने लेंथ के ऊपर वेक्टर लगाया है। ठीक है जी, जो करंट की डायरेक्शन, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या लिखेंगे, जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है। क्लियर हो रही है बात ये, ठीक है जी। अब जैसे ये वायर है, ध्यान से देखना, करंट ऊपर है, ये लेंथ है इसकी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन देखो, L वेक्टर ऊपर, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस अंदर, थंब देखो कहां आ रहा है, लेफ्ट में, थंब देखो कहां आ रहा है, लेफ्ट में, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा भाई, ये वायर पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। L क्रॉस B किया बेटा, L क्रॉस B, वैल्यू कितनी होगी, वह मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको खोल लो, ILB साइन थीटा। अगर स्केलर फॉर्म में लिखना है तो ILB क्या होगा, साइन थीटा। अब यहां पे थीटा कितना है, L और B के बीच, L वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट है Y एक्सिस में, वो L वेक्टर की डायरेक्शन है, ये L वेक्टर की डायरेक्शन है Y एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड किसमें, Z में, मैग्नेटिक फील्ड किसमें, Z में अंदर, ये Y में है और वो Z में अंदर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो फोर्स कितना आ गया, साइन 91, तो ILB, फोर्स कितना आ गया, ILB, समझे। तो ये हमारे पास फोर्स मिल गया ILB, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स मिल गया भैया हमें, डायरेक्शन भी मिल गई और फोर्स भी मिल गया, समझे। अच्छा जी, अगर ये वायर ऐसे पड़ी हो तो ये लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और ये इस वायर की लेंथ है, फोर्स की डायरेक्शन बताओ और वैल्यू देखो, L इधर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, L वेक्टर इधर क्रॉस अंदर, फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है भाई, फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है, कितना लगेगा, एंगल तो 90 डिग्री है, ILB साइन कितना भाई, लेंथ इधर x एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड Z में, लेंथ x एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड Z में, तो साइन 90, साइन 90, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई ILB, ILB, ठीक है ना, ILB। क्लियर होनी चाहिए ये बात, ठीक है ना, क्लियर होनी चाहिए भैया बात, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये बातों को ध्यान में रखें, ये बातों को ध्यान में रखें। इधर देखो, अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर, द फोर्स ऑन द वायर इज। बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो देखो जरा क्या पूछा गया है इस सवाल में। स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड कैरिंग अ करंट, एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर और कैरिंग अ करंट 1.2 एम्पियर,
is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla, sorry 2 Tesla, 0. नहीं 2 Tesla. The magnetic field is perpendicular to the length of the wire, मतलब थीटा 90 डिग्री है. तो फोर्स ऑन द वायर पूछा गया है. तो भैया बहुत आसान है, ILB साइन 90 यानी कि ILB हो जाएगा, बस ILB लगाओ. I कितना है 1.2, लेंथ कितनी है 0.5, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2. ठीक है जी. ये तो 2 और आधा तो 1 बन जाएगा बेटा, ये 2 और आधा तो 1 बन जाएगा, पता है आंसर 1.2 ही होगा. देख लो ये 2 और आधा 1 बन रहा है. ये देखो ये 0.5 को मैं 5/10 लिख लूं, ये लो 0.5 को मैंने 5/10 लिख लिया, तो ये 5 × 2 10 बन गया, ये 10 बन गया, 10/10 खत्म. तो ये 1.2 ही तो बचा, ये 1.2 ही तो बचा. समझ पा रहे हो? तो सीधा सीधा सवाल, बहुत ही आसान सवाल, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल. अगले सवाल पे आ जाओ. अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 400 ग्राम, एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास 400 ग्राम है और उसकी लेंथ 2 मीटर है, उसमें करंट है 2 एम्पियर का. ठीक है ना, एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है ना, जिसका मास 400 ग्राम है और उसकी लेंथ 2 मीटर है और उसमें 2 एम्पियर का करंट है. इफ इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देखो कह रहे हैं एक वायर है, सस्पेंडेड वर्ड का मतलब क्या है, सस्पेंड की गई है एयर में, बीच हवा में. सस्पेंड मतलब ये रेस्ट पे है, बीच हवा में ये रेस्ट पे है. यहां पे सस्पेंडेड वर्ड का मतलब है ये इक्विलिब्रियम पे है, बीच हवा के अंदर. ये किस में है? इक्विलिब्रियम में है. सर ऐसा कैसे हो जाएगा? बीच हवा के अंदर एक वायर गिरेगी नहीं क्या? बिल्कुल गिरेगी, क्योंकि इसका मास जो है उसकी वजह से ग्रेविटी नीचे लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा. तो फिर सर गिरने से ये कैसे बचेगी? गिर क्यों नहीं रही? क्यों लिखा है सस्पेंडेड? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग के बैलेंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स इसको बैलेंस करेगा, तभी गिरने से बचेगी, तभी गिरने से बचेगी. अगर मैग्नेटिक फोर्स यहां पे ये इसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा. तो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करवाना पड़ेगा भाई. अब करंट की डायरेक्शन देखो, ऐसे L क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स कहां? ऊपर. देख रहे हो? लगना ही पड़ेगा. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है तो मैग्नेटिक फोर्स को ऊपर लगना ही पड़ेगा. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऊपर लगेगा, और ये देखो डायरेक्शन से भी क्लियर हो गया. मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ऊपर ही लगेगा, लगना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि कैंसिल करना है इसको. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? ILB साइन 90, मैग्नेटिक फील्ड Z में, लेंथ इधर X में. ठीक है ना, तो ILB को कैंसिल करना पड़ेगा mg से. मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, तो ILB जो है वो mg से कैंसिल होगा. तो अब पूछी गई है क्या? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? mg/IL, mg/IL, mg/IL. ठीक है ना, m 400 ग्राम, 400 ग्राम है बेटा मास, 400 ग्राम है. ठीक है ना, तो मास को चेंज करो, 400 ग्राम है, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.4 kg बन जाएगा बेटा. तो इसको लिखो 0.4 और g की वैल्यू 10. करंट लिखो, करंट कितना है? 2 एम्पियर. लेंथ कितनी है? 2 मीटर. ठीक है ना, तो 0.4 × 10 थी तो 4 बन गया, 4/4 यानी कि 1 टेस्ला. आंसर आ गया 1 टेस्ला. 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई, 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, तब इस वायर को हम यहां पे मिड एयर में रोक सकते हैं. अगर ज्यादा लगा दी तो ये वायर ऊपर चली जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा. अगर कम लगा दी तो नीचे गिर जाएगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड 1 लगाई है, 1 टेस्ला लगाई है, तो दोनों बैलेंस्ड है. अगर ज्यादा लगा दी तो ऊपर चली जाएगी वायर, कम लगा दी तो वायर नीचे गिर जाएगी. क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात क्लियर हो रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो रही है. ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन.
गुड क्वेश्चन। स्टार। अब बात करते हैं फोर्स ऑन अ कर्व्ड वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। भैया ये तो स्ट्रेट वायर थी, अगर कर्व्ड वायर हो जाए, कैसी भी कर्व्ड वायर हो जाए, ये कर्व्ड वायर है और जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, ये कर्व्ड वायर है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना। देखो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। इसमें ये जो एल वेक्टर होता है ना, एल के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, ये होती है वेक्टर लेंथ। वेक्टर लेंथ, इसको बोलते हैं वेक्टर लेंथ। तो यहां पे अगर वायर सीधी है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वायर सीधी है, सीधी वायर के लिए तो वही उसकी लेंथ हो गई, सीधी वायर के लिए तो वही उसकी लेंथ हो गई। तो अगर कर्व्ड वायर है बेटा, तो आपको जो लेंथ लेनी है ना, वो डिस्प्लेसमेंट लेनी है। जैसे मान लो कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो आपको जो लेंथ लेनी है वो ये लेनी है, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल, जिस तरफ ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, जहां से करंट शुरू हो रहा है और जहां की तरफ जा रहा है, वो लेंथ लेनी है। ये लेंथ, ये वेक्टर लेंथ कहलाएगी। इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, या फिर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हो। इनिशियल से फाइनल पॉइंट की जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हो ना, बस उसी तरीके से वेक्टर लेंथ निकालनी है, उसी तरीके से वेक्टर लेंथ निकालनी है। कर्व्ड वायर के अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो आपको लेंथ कौन सी लेनी है, आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ लेनी है बस। इस फॉर्मूले में लेंथ कौन सी रखनी है, ये पूरी लेंथ नहीं रखनी। जो डिस्टेंस, भाई ये आप ऐसा समझो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैं यहां से चल के यहां पे गया, ये तो डिस्टेंस हो गया, पूरा पाथ लेंथ। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ। तो मुझे यहां पे जो लेंथ रखनी है वो शॉर्टेस्ट पाथ वाली रखनी है। क्या रखनी है, शॉर्टेस्ट पाथ वाली लेंथ रखनी है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे कौन सी लेंथ रखनी है, शॉर्टेस्ट पाथ वाली लेंथ रखनी है भैया, शॉर्टेस्ट पाथ वाली लेंथ रखनी है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात भाई, शॉर्टेस्ट पाथ वाली लेंथ रखनी है। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये लेंथ रखनी पड़ेगी, ये लेंथ वेक्टर होगा यहां पे। बस इसके लिए शर्त ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो वो आपको आएगा भी नहीं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बस शर्त ये होनी चाहिए। ये ट्रिक लगाने के लिए, ठीक है ना, ये ट्रिक लगाने के लिए, ये टीबी स्पेशल लगाने के लिए आपके लिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बस यही शर्त है। ठीक जी, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, कुछ एग्जांपल से समझेंगे। मान लो ये सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है ना, एक सेमी सर्कुलर वायर है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, ठीक है ना। ये सेमी सर्कुलर वायर है। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेमी सर्कुलर वायर PQ। ऑप्शन RBI, 2RBI, 4RBI, या हम पागल हैं हमें नहीं पता, या फिर हम पागल हैं। RBI, 2RBI, 4RBI, या फिर हम पागल हैं, या फिर हम पागल हैं। तो भैया कर्व्ड वायर के लिए मैंने आपको क्या संदेशा पहुंचाया है, कोई भी कर्व्ड वायर हो, क्या संदेशा पहुंचाया है, आपको इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर देना है। देखो भैया सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका,
ये वायर है, वायर्स दैट डोंट कैच फायर। तो आप इनको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो बस। अब इसको एल वेक्टर मानो भाई, आप इसको एल वेक्टर मानो। आप भूल जाओ कि ये सेमी सर्कुलर वायर है, भूल जाओ। अब बस ये समझो कि अब इस वायर की लेंथ कितनी होगी, 2r डायामीटर। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये एल वेक्टर होगा कि नहीं होगा, बताओ? ये एल वेक्टर होगा कि नहीं होगा? इनिशियल से फाइनल, करंट जहां से जहां जा रहा है, इनिशियल से फाइनल। बस आप ये समझो कि अब आपके पास पी क्यू वायर है जिसकी लेंथ 2r है और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है और करंट I है। तो फोर्स कितना होगा, I एल बी साइन 90। पहली बात तो लेंथ वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है नहीं, 90 डिग्री एंगल। आई एल बी, एल कितना है 2r, एल कितना है 2r, तो ये बन गया I इंटू 2rb, यानी कि 2rbi। RBI वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो नहीं है, ये 2rbi है। ये रहा आंसर, 2rbi। खत्म। आपको कुछ नहीं करना, आपको वेक्टर लेंथ लेनी है। वेक्टर लेंथ कितनी है, 2r। खत्म, सीधा सीधा जवाब। कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ भाई, समझे कि नहीं समझे भाई, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। अच्छा, और एग्जांपल देता हूं आपको। ये देखो, ये देखो भैया, यहां पे इस चीज को देखो। अब ये पूरी सर्कुलर वायर है, पूरी सर्कुलर वायर है, रेडियस r है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें फोर्स पूछा जाएगा, इसमें फोर्स होगा 0। क्यों सर? बिकॉज वेक्टर लेंथ 0 है। शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, वेक्टर लेंथ 0 है भाई। सर क्यों? क्योंकि कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। आप किसी भी पॉइंट से चलो भैया, यहां पे डिस्प्लेसमेंट थी ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी, इनिशियल अलग थी, फाइनल अलग थी। लेकिन यहां पे क्या है, आप किसी भी पॉइंट से चलो, किसी भी पॉइंट से चलो, आप उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हो, उसी भी पॉइंट पे वापस आ रहे हो। तो अगर आप उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हो तो नेट फोर्स 0 होगा। ये 0 आ गया, खत्म। सर शॉर्टकट से तो आ गया समझ, मैं फील करवा रहा हूं आपको, मैं टीबी स्पेशल फील करवा रहा हूं बेटा, ठीक है ना, मैं फील करवा रहा हूं। देखो ऐसे करंट है इसमें, यहां पे ये छोटा सा एलिमेंट होगा जिसकी लेंथ dl होगी। इसका करंट ऐसे आ रहा है ना, तो इसका dl वेक्टर ऐसे होगा। ये करंट ऐसे आ रहा है, इसका dl वेक्टर ऐसे होगा। ये करंट ऐसे आ रहा है, इसका dl वेक्टर ऐसे होगा। छोटी छोटी लेंथ ले रहा हूं मैं, dl वेक्टर ऐसे होगा, dl 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 वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्रॉस। करंट कितना है, I, करंट कितना है, I। ठीक, इस छोटे से पोर्शन पे, इस छोटे से पोर्शन पे अब फोर्स देखो, बता रहा हूं मैं फोर्स, I L क्रॉस B होगा। इस छोटे से पोर्शन पे जो फोर्स होगा वो DF होगा, वो होगा I DL क्रॉस B। भाई छोटा फोर्स क्या लिखोगे, DL क्रॉस B लिखोगे। छोटा फोर्स क्या लिखोगे, I DL क्रॉस B, क्योंकि लेंथ पूरी है ही नहीं, लेंथ इतनी सी लेंथ है। अब डायरेक्शन देखो, DL मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्रॉस फोर्स नीचे, DL क्रॉस B फोर्स नीचे। तो ये DF यहां पे ऐसे लग गया, ठीक। अच्छा इधर आ जाओ, DL ऊपर, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इधर लग गया। समझ पा रहे हो? इधर आ जाओ, DL क्रॉस B, फोर्स ऊपर। सिमिलरली इधर DL क्रॉस B, ऐसे देख लो, DL नीचे क्रॉस B, फोर्स इधर इधर,
ठीक है ना, इस पे फोर्स इधर। क्या आप देख पा रहे हो कि ये फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं? ये फोर्स को ये फोर्स कैंसिल कर रहा है और ये फोर्स को ये फोर्स कैंसिल कर रहा है। ऐसे ही ये तो मैंने 4 एलिमेंट दिखाए हैं। अगर मैं ज्यादा दिखा दूं, अगर मैं ज्यादा दिखा दूं, ये सारे फोर्सेस, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल करेंगे भैया। ऑल डीएफ कैंसिल ईच अदर। ये फील है, ये मैं फील दिला रहा हूं। देयरफॉर नेट फोर्स आप 0 कह रहे हो, इसीलिए नेट फोर्स जो है वो 0 है। इसीलिए देखो, 2 तरीकों से मैंने बताया। एक तो ये क्लोज्ड लूप है, एक तो ये क्लोज्ड लूप है, यहां पे कोई भी वेक्टर लेंथ है ही नहीं, इनिशियल फाइनल पॉइंट है ही नहीं, तो फोर्स 0 हो गया। दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि भैया इसके छोटे छोटे पोर्शंस पे देख लो, छोटे छोटे पोर्शंस पे फोर्स जो लग रहे हैं वो सारे कट रहे हैं, वो सारे कट रहे हैं भाई, वो सारे कट रहे हैं, तो इसीलिए नेट फोर्स 0 है। बस शर्त यह है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये टीबी स्पेशल पॉइंट आपको यहां पे नोट करना पड़ेगा। द नेट फोर्स, द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज्ड लूप, ध्यान देना, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड जो बंद हो, जो बंद हो, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, वेक्टर लेंथ 0 होगी। क्लोज्ड लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। किसी भी क्लोज्ड लूप पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स 0 मिलेगा। किसी भी क्लोज्ड लूप में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स 0 मिलेगा। किसी भी क्लोज्ड लूप में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स 0 मिलेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। ये सवाल पे आ जाओ भैया, ये सवाल पे आ जाओ, ये सवाल कर लेते हैं। ये सवाल देखो जरा। A uniform conducting wires that don't catch fire. Wire ABC had a mass of 10 gram. The current 2 ampere flows through it. The wire is kept in a uniform magnetic field 2 Tesla. The acceleration of the wire B. कितनी वायर की एक्सेलरेशन होगी? अरे भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो ये वायर है ABC, इसकी एक्सेलरेशन पूछी गई है। सबसे पहले इस पे फोर्स निकालो। कैसे? वेक्टर लेंथ निकालो पहले तो। ये इसका L वेक्टर होगा, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गई, वेक्टर लेंथ ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस 3, 4 5, ये कितना? 3। तो यानी कि आप ये समझो, बस आपके पास AC वायर है जिसकी लेंथ 3 है, और करंट कितना है? करंट वही मानो जो इसमें है, करंट वही मानो। इसकी जगह पे मैंने ये वायर बनाई है, बस। करंट कितना है? 2 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? क्रॉस, देखो क्रॉस 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 बने हुए, ठीक है ना। तो कितनी है? 2 टेस्ला। तो फोर्स निकालो भाई। फोर्स होगा ILB साइन 90 साइन 90, लेंथ वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है ना। तो I कितना है? 2, लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर है बेटा, ये सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट करो 3/100 मीटर, फिर लिखो यहां पे, यूनिट कन्वर्ट करनी मत भूलना भाई। B मैग्नेटिक फील्ड 2 और साइन 90 तो 1 होता है, तो ये बन गया 12/100 न्यूटन। हमसे एक्सेलरेशन पूछी गई है, हमसे एक्सेलरेशन पूछी गई है बेटा। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 12/100 अब इज इक्वल टू मास, मास कितना? 10 ग्राम है। मास को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 ग्राम है तो 10/1000 kg, तो यानी कि 1/100 kg, 1/100 kg। मास कितना है? 1/100 kg। तो 12/100 इज इक्वल टू 1/100 इंटू एक्सेलरेशन, इंटू एक्सेलरेशन। तो 100 कट गया, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI यूनिट्स में ये एक्सेलरेशन।
कुछ नहीं किया, आपसे इस वायर की एक्सेलरेशन पूछी थी, तो आपने इस वायर पे फोर्स निकाल लिया, इस वायर का मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकाल ली, बात खत्म। और फोर्स कैसे निकाला? वेक्टर लेंथ के तरीके से। फोर्स कैसे निकाला? वेक्टर लेंथ के तरीके से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगले सवाल पे आओ, ये होमवर्क है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी। पेन भी नहीं उठाना, बिना पेन उठाए क्वेश्चन है भाई, बिना पेन उठाए। शॉर्ट फॉर्म में बिना पेन उठाए को हम बोलते हैं बीपीयू क्वेश्चन। ये बीपीयू क्वेश्चन है भाई, बिना पेन उठाए कर सकते हो, ठीक है ना। अगली बार डिस्कस करेंगे, अब आज के लिए तो इतना ही करना था। अब पिछली क्लास का होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास का होमवर्क क्वेश्चन ये था जो नीट 2013 में आया है, ठीक है ना। पिछली क्लास का होमवर्क क्वेश्चन नीट 2013 का सवाल है। व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इट स्टार्ट्स with an initial acceleration a naught towards west. When it is projected towards north with a speed v naught, it moves with an initial acceleration 3a naught towards west. The electric and magnetic fields in the room are, देखो शुरू में प्रोटॉन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है ना, प्रोटॉन रेस्ट पे है शुरू में, तो वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बिना वेलोसिटी के नहीं लगता। तो शुरू में, इनिशियली लिख रहा हूं, शुरू में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, ठीक। इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट, जब उसको वेस्ट की तरफ फेंका गया, ठीक है ना, जब उसको वेस्ट की तरफ फेंका गया तो उस पे जो फोर्स लग रहा है, अब वो वेस्ट की तरफ गया है भाई, प्रोटॉन जो है वो फोर्स भाई, इसका मतलब वेस्ट की तरफ गया है। देखो ध्यान से सुनो, इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट, ध्यान से समझिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। शुरू में वो किस तरफ गया है? वेस्ट की तरफ। शुरू में वो किस तरफ गया है? वेस्ट की तरफ। इसका मतलब शुरुआत में उस पे जो फोर्स लगा होगा वो वेस्ट की तरफ लगा होगा। अब शुरुआत में उसके पास वेलोसिटी तो थी नहीं, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जीरो थी। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो वेस्ट में ही लगा होगा, ठीक है ना, वो वेस्ट में ही लगा होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? Q इंटू ई, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सेलरेशन कितनी आई है? ए नॉट। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? QE बाय एम, QE बाय एम। अब प्रोटॉन है, ठीक है ना, प्रोटॉन कैसा चार्ज है भाई? बोलो बोलो बोलो, प्रोटॉन कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, प्लस क्यू का चार्ज है ये, तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ, वेस्ट की तरफ लग रहा है, क्योंकि वो वेस्ट की तरफ चला है, तो इसका मतलब फोर्स वेस्ट की तरफ लग रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट की तरफ है, ये बात कंफर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट की तरफ तो नहीं है, ये शुरू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो ये वेस्ट की तरफ ही होगी, ये बात तो श्योर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट की तरफ ही होगी भैया, ईस्ट की तरफ नहीं होगी। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। शुरुआत में, मेरी बात ध्यान से सुनो, शुरुआत में उसको रेस्ट से शुरू किया गया है, तो रेस्ट पे जब वो होता है वेलोसिटी जीरो होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्यू वी बी साइन थीटा, तो वेलोसिटी जीरो तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। तो यानी कि शुरुआत में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, वो पार्टिकल जा कहां रहा है? वेस्ट में। इसका मतलब वेस्ट पे फोर्स लग रहा है, फोर्स वेस्ट में लग रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और वेस्ट में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेस्ट में ही है, तभी तो फोर्स वेस्ट में लगेगा, और कैसे लगेगा भाई, ठीक है ना। तो इससे एक्सेलरेशन आ गई, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है? ए नॉट। अब देखो एक्सेलरेशन क्या बन गई? क्यू ई बाई एम,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई एम ए बाय क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई एम ए बाय क्यू। ए क्या है, एक्सेलरेशन दे रखी है ए नॉट, और चार्ज क्या है ई, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एम ए नॉट बाय ई वेस्ट की तरफ। तो थर्ड और फोर्थ में से कोई भी करेक्ट हो सकता है भाई, थर्ड और फोर्थ में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। वैसे आपको मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं थी, मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं थी ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है ना, ऑप्शंस के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से सिर्फ डायरेक्शन देखने से ही काम हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन देखने की जरूरत है। सिर्फ डायरेक्शन देखने की जरूरत है भाई ऑप्शंस के हिसाब से, सिर्फ डायरेक्शन, हमारा काम हो जाएगा। ऑप्शंस के हिसाब से सिर्फ डायरेक्शन देखने की जरूरत है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको डायरेक्शन देखने की आवश्यकता है भाई, सिर्फ आपको डायरेक्शन देखने की आवश्यकता है ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो ऑप्शंस के हिसाब से कैसे डायरेक्शन देखने की आवश्यकता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ईस्ट में तो नहीं हो सकती, वेस्ट में हो सकती है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, वैसे भी दोनों में बराबर ही दी है, तो ये तो हम पता ही नहीं कर सकते कि कौन सा सही कौन सा गलत है। मैग्नेटिक फील्ड अप या डाउन, मैग्नेटिक फील्ड अप या डाउन ये पता करना है भाई कि मैग्नेटिक फील्ड अप है कि डाउन है। अगर ये पता कर लिया कि अप है या डाउन है, फिर हमारा काम हो गया। चलो अब मैं आगे फिगर बनाता हूं, थोड़ा सा 3D में फिगर बनाता हूं, ठीक है। ये 3D फिगर है भाई, 3D फिगर है, इसको विजुअलाइज करो पहले तो। अंदर की तरफ नॉर्थ, जेड में अंदर की तरफ नॉर्थ, बाहर साउथ, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, अपवर्ड ऊपर, डाउनवर्ड नीचे, अपवर्ड ऊपर, डाउनवर्ड नीचे, नॉर्थ आपकी तरफ, साउथ आपसे दूर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। क्लियर है? ओके। अब सुनो चार्ज पार्टिकल की, कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल को जब नॉर्थ की तरफ फेंका गया v नॉट स्पीड से, तो उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन 3a0 आई टूवर्ड्स वेस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस रूम के अंदर कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ली कितनी है, अब रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कह रहे हैं जब पार्टिकल रेस्ट पे था तब तो मैग्नेटिक फोर्स 0 था, अब पार्टिकल को फेंका गया है v नॉट स्पीड से नॉर्थ की तरफ, तो उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन 3a0 आई है वेस्ट की तरफ। भैया ध्यान से सुनो मेरी बात, एक्सेलरेशन a0 किसकी वजह से आई? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 3a0 टोटल आई है, ये वेस्ट की तरफ थी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अब टोटल भी वेस्ट की तरफ है 3a0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली a0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाली कितनी होगी? 2a0 भाई, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये 2a0 किसकी वजह से आएगी? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में? वेस्ट में ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन आई है बेटा वो 2a0 आई है, 3a0 नहीं आई। 3a0 तो टोटल है, 3a0 तो टोटल है। अच्छा, पार्टिकल अब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस के में, यानी कि क्रॉस में, ठीक है ना, क्रॉस डायरेक्शन है ये क्रॉस है, ये डॉट है, ठीक। तो v उस तरफ है, v अंदर की तरफ है, v अंदर की तरफ है बेटा, v क्रॉस b करना है, और फोर्स आपका किस तरफ आना चाहिए? वेस्ट में। थंब मेरा वेस्ट में आना चाहिए, थंब देखो मेरा वेस्ट में जाना चाहिए, थंब देखो वेस्ट में जाना चाहिए। वेलोसिटी अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होनी चाहिए ना, ये देखो फिंगर्स मेरी नीचे आनी चाहिए, ये देखो ध्यान से देखो, वेलोसिटी कहां है? अंदर। वेलोसिटी कहां है? अंदर। थंब मेरा लेफ्ट में, क्योंकि फोर्स इधर आना चाहिए बेटा, मैग्नेटिक फोर्स इधर आना चाहिए क्योंकि पार्टिकल वेस्ट की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर है ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर है ही, ठीक है ना। इसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितनी आई? a0। तो इसको बोलेंगे ma0 और इसको बोलेंगे m इंटू 2a0। भाई मैग्नेटिक फोर्स को क्या बोलेंगे? m इंटू 2a0, क्योंकि इसकी वजह से एक्सेलरेशन कितनी है? 2a0। टोटल कितनी है? 3a0।
तो V अंदर की तरफ क्रॉस B, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी ना, तभी तो थंब उधर जाएगा, थंब इधर जाएगा, तो थंब इधर, थंब इधर, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड डाउन, मैग्नेटिक फील्ड क्या आनी चाहिए, डाउन आनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, टिक कर दो इसको, मैं मैग्नीट्यूड निकलवा रहा हूं वैसे, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा, QVB साइन थीटा, चार्ज कितना है E, वेलोसिटी कितनी है V0, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो निकालनी है, और साइन थीटा, वेलोसिटी अंदर की तरफ, ये बेटा डायरेक्शन ध्यान से समझना थोड़ी, वेलोसिटी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री, साइन 90, तो EV0B, इसको लिखो 2ma0, ये वाला, ठीक है जी, 2ma0, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई इससे 2ma0 बाय EV0, 2ma0 बाय EV0, देख लो जरा, 2ma0 बाय EV0, 2ma0 बाय EV0, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, तो उस पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, जिसकी वजह से वो वेस्ट में गया, तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट में है, और कितनी है वो निकाल ली हमने, तो ईस्ट वाले ऑप्शन कट गए। उसके बाद बात आई कि अब चार्ज पार्टिकल को नॉर्थ में फेंका है, तो अब मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो उसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ 3a0 आई है। a0 तो पहले से ही थी वेस्ट की तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थी, तो इसका मतलब 2a0 मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आई है, तो मैग्नेटिक फोर्स होगा मास इंटू 2a0। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB साइन थीटा, चार्ज E है, वेलोसिटी V है, V0 है, मैग्नेटिक फील्ड B निकालनी है थीटा। अब देखो वेलोसिटी अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स हमें इस तरफ चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे रखनी पड़ेगी, तभी तो ऐसा होगा, तो वही लिखाई है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर नीचे मिल गई तो बस हमारा काम हो गया वैसे तो मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत थी ही नहीं। शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में और कंसेप्ट्स के साथ। वायर्स पे फोर्सेस निकालना सीखेंगे, दो वायर्स के बीच में आपस में फोर्स निकालना सीखेंगे, टॉर्क निकालना सीखेंगे, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।